कभी सोचा है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आखिर किसी कंपनी पर भरोसा करते कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब एक ऐसी रूल बुक में छिपा है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चुपचाप चलाती है। तो आज हम भारत के इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की परतें खोलने वाले हैं। अच्छा, एक सेब की तुलना संतरे से करना कितना अजीब है ना? अब जरा इसी बात को कंपनियों की दुनिया में लेकर चलते हैं। सोचिए, एक टेक कंपनी और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक दूसरे से कैसे तौलेंगे अगर दोनों ही अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से रखते हों? ये तो नामुमकिन है। तो चलिए, बस एक पल के लिए ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोई नियम कानून ही नहीं है। ये एक तरह का वित्तीय जंगल होगा जहां हर कंपनी अपनी अपनी भाषा बोल रही है और कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। अब इस बिना नियम वाली दुनिया में प्रॉफिट जैसा सीधा साधा शब्द भी एक पहेली बन जाता है। हो सकता है कंपनी ए अपनी बिक्री को एक तरह से गिन रही हो और कंपनी बी किसी दूसरी तरह से। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी सच में मुनाफे में है? पैसा तो डूब भी सकता है ना? तो जाहिर है, इस कंफ्यूजन से, इस फाइनेंशियल जंगल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, सबके लिए एक कॉमन रूल बुक तैयार करना। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। असल में ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि सभी कंपनियां अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक जैसी, तुलना करने लायक और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से करें। ये स्टैंडर्ड्स भरोसे के 3 मजबूत पिलर पर टिके हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी, मतलब एकरूपता, ताकि हर कोई एक ही नियम से खेले। दूसरा है कंपैरेबिलिटी, यानी तुलना करने की क्षमता, ताकि इन्वेस्टर्स सच में एक कंपनी की तुलना दूसरी से कर सकें। और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, ताकि कुछ भी छिपा न रहे, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। लेकिन देखिए, वक्त के साथ तो टेक्नोलॉजी की तरह नियम भी पुराने पड़ जाते हैं, उन्हें भी अपग्रेड की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब भारत की अपनी कहानी पर आते हैं कि हमने अपनी फाइनेंशियल रूल बुक को कैसे अपग्रेड किया। भारत का ये सफर 3 बड़े पड़ावों से गुजरा है। पहले हमारे पास अपने घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी एएस थे। ये देश के अंदरूनी बाजार के लिए ठीक-ठाक काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ने दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की, तो हमें दुनिया की फाइनेंशियल भाषा बोलने की जरूरत महसूस हुई। तभी तो विदेशी निवेश आएगा। बस इसी वजह से हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी आईएफआरएस के साथ कदम मिलाया और इसका नतीजा इंड एएस। ये हमारा अपना ग्लोबल अपग्रेड है जो दुनिया को दिखाता है कि हाँ, हम तैयार हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। पुराने एएस जहां मुख्य रूप से इंडियन कंपनियों और इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, वहीं नया आईएनडीएस इंटरनेशनल स्टेज के लिए है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनियों को समझने और उन पर भरोसा करने का एक मजबूत आधार देता है। बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन ये नियम असल बिजनेस में काम कैसे आते हैं? चलिए कुछ असली दुनिया की पहेलियां देखते हैं जिन्हें ये स्टैंडर्ड सुलझाते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो हर बिजनेस के सामने आता है। कोई कंपनी अपनी बिक्री को अपनी बुक्स में आखिर कब रिकॉर्ड कर सकती है? जब उसे ऑर्डर मिलता है, या जब सामान फैक्ट्री से निकलता है, या फिर जब पैसा हाथ में आता है? कब? इसका जवाब छिपा है एनडीएस 115 में। यह स्टैंडर्ड एक बिल्कुल साफ 5 स्टेप रोड मैप देता है कि रेवेन्यू को कब और कैसे पहचानना है। मतलब अब अंदाजे लगाने का कोई खेल नहीं। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर कोई एक ही नियम मानेगा और कमाई के आंकड़ों में हेरफेर की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। एक और मुश्किल सवाल, एक बिजनेस अपने बिना बिके माल यानी इन्वेंट्री की कीमत कैसे तय करेगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। इसका हल मिलता है इंड एएस 2 में। ये इन्वेंट्री की वैल्यू तय करने के लिए साफ नियम देता है, जिसमें फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट जैसे मेथड्स का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनियां जब मनचाहे अपनी इन्वेंट्री की कीमत बढ़ाकर अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकती। उन्हें एक तर्कसंगत और लगातार एक जैसा तरीका अपनाना ही होगा। तो अब ये तो साफ है कि ये नियम सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। चलिए जरा और बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल रूल बुक हम सभी पर कैसे असर डालती है। सोचिए जरा, कौन कौन इस रूल बुक पर निर्भर है? वो इन्वेस्टर्स जो अपना मेहनत का पैसा लगाने का फैसला करते हैं, वो ऑडिटर्स जो खातों की सच्चाई की जांच करते हैं, वो बैंक्स जो लोन देने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, और हाँ, सरकार भी जो ये सुनिश्चित करती है कि टैक्स और नियमों का पालन हो रहा है। असल में देखा जाए तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का भरोसा और उसकी स्थिरता इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर टिकी है।
और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये मानक वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता, पारदर्शिता और वैश्विक स्वीकृति सुनिश्चित करते हैं। दुनिया भर में एक ही फाइनेंशियल भाषा बोलने का ये सबसे बड़ा फायदा है। और अंत में भविष्य के लिए एक सवाल। आज हम एआई और रियल टाइम डेटा के दौर में जी रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल दुनिया को तेजी से बदल रही है। तो ऐसे में भरोसे का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? क्या नियम और भी सख्त होंगे या फिर हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भविष्य तय करेगा।